जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ फोर लेक्चर 68। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कंसेप्ट हमारा जो कि वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, वो है पर्सन डिसक्वालीफाइड बाय लॉ। ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ, पहले आपने सुना होगा। पर्सन के हमने पढ़ा था एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसी चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 था। चैप्टर 3 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 क्या? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। याद नहीं है? एसेंशियल्स ऑफ, उसमें एसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में था पर्सन मस्ट नॉट बी डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, और 3 तरह के पर्सन थे जो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ थे। याद है? माइनर, अनसाउंड माइंड, वो पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ अलग था। माइनर था यानी जो वैलिडिटी को अफेक्ट करते हैं, अनसाउंड में, और पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ अलग था। उसमें माइनर भी था एक अलग से, जो कॉन्ट्रैक्ट वैलिडिटी को अफेक्ट करता है। हाँ, हमने ये पढ़ा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट वही बंदा करे जो माइनर नहीं है, जो अनसाउंड माइंड का नहीं है, जो पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। कैपेसिटी ऑफ पार्टी का कंसेप्ट था, याद है? कॉम्पिटेंस। तो कौन कौन से पर्सन को कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कौन कौन से पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते? माइनर, अनसाउंड माइंड और लीगली डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। आज हम माइनर स्टडी करेंगे, उसके बाद अनसाउंड माइंड, फिर उसके बाद डिस्क्वालीफाइड। लेकिन उससे पहले आज का क्विज लिंक आप लोगों के ग्रुप पे शेयर कर दिया गया, क्लिक कीजिए। तैयार है तो बताइए ताकि क्विज स्टार्ट करें। रेडी है जी? रेडी क्यों नहीं आप? ओके, चले इसको इसको फिर हम गायब कर देते हैं ताकि आपको अनफेयर एडवांटेज ना मिले। लिख लिया सीआरएन? कितना कुछ सीआरएन आपका लेंथ ही है। हो गया? चलिए फिर, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। They could provide any written law but is considered immoral and harmful to social welfare by court. One party seeks informant. कोर्ट के ख्याल में ये इमोरल है। अच्छा, लॉ तो कौन सा होगा ये? एज अपोज टू पब्लिक। जो लॉ के खिलाफ हो वो तो सीधे इलीगल है। जो क्लियरली किसी लॉ में ना लिखा हो लेकिन कोर्ट समझे कि ये इमोरल है, ये पब्लिक एट लार्ज जो है उसके इंटरेस्ट में नहीं है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? एज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। शाबाश। नेक्स्ट, क्या ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल है? ये तो पर्सनल लिबर्टी के खिलाफ है। भाई उसकी मर्जी जहां मर्जी रहे, उसकी मर्जी जो मर्जी एम्प्लॉयमेंट करे, ठीक है ना? हाँ, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई होता है, एम्प्लॉयर बाज औकात कॉन्ट्रैक्ट में लिख देता है कि जब तक आप हमारे पास काम करेंगे किसी और जगह पे काम नहीं करेंगे। इसका क्या, ये हम पढ़ेंगे आगे। इसको बोलते हैं, ये कंसेप्ट हमारा एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। ये आगे उसकी फर्दर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन बाद में पढ़ेंगे, मेन रूल अभी पढ़ ले। क्या कि आप किसी को उसकी लिबर्टी, किसी की पर्सनल लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते थ्रू एग्रीमेंट। ठीक है जी?
जी, क्या ये इलीगैलिटी है इसमें? यस, बिल्कुल है, ये वॉइड है। लॉ को डिफीट कर रहा है। डिफीट का मतलब क्या? ब्रेक कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? क्यों वैलिड क्यों नहीं है? अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, इंजरी प्रोवाइड की जा रही है कंबैटर्स की, किसी को इंजर करने का एग्रीमेंट जो होता है वो वॉइड। ये तो फ्रॉड इन्वॉल्व करती है। यस, इसमें फ्रॉड इन्वॉल्व है। उसने बताया फॉर्ज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तो वाइड है, ड्यूरिंग वार किया गया है। अगर बिफोर वार होता तो क्या लिखते हम? सस्पेंड हुआ है, और वार के बाद रिज्यूम किया जाएगा अगर, हाँ, टाइम एसेंस ना हो तो। जी, ये एग्रीमेंट वाइड है बिकॉज एज इट ऑब्स्ट्रक्ट्स जस्टिस, यानी जस्टिस प्रोवाइड करने में हर्डल क्रिएट करता है। क्रिमिनल को पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना। जी, एग्रीमेंट वाइड है, सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस वाइड एग्रीमेंट। ये तो मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट है। क्यों, हिना फैमिली मेंबर नहीं है? नहीं, ब्रोकर, ओके।
जी ये एग्रीमेंट स्ट्रेंड करता है पेरेंटल राइट्स को, ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट। टू एलिमिनेट कंपटीशन बाय मर्जर एंड एक्सक्लूडिंग न्यू एंट्रेंट, ये तो हो गया एग्रीमेंट टू क्रिएट मोनोपोली वाइड। एग्रीमेंट में अहमद को रिक्वायर किया कि या तो लॉफुल गुड डिलीवर करो या स्मगल्ड आइटम्स। अहमद को कौन सा डिलीवर करना चाहिए था? लॉफुल, तो ठीक किया उसने। ओ ये एग्रीमेंट जरा ध्यान से देख लें, पढ़ लें इसको। वो कह रहा है ये अल्टरनेटिव दिया उसने, अल्टरनेट। ये वो डिपेंडेंट प्रॉमिस वाला केस नहीं है। डिपेंडेंट प्रॉमिस वाला केस क्या कि फर्स्ट टू डू लीगल देन इलीगल, या फर्स्ट टू डू इलीगल देन लीगल। पहले ये सेट ऑफ प्रोमिसेस पूरे होंगे, फिर ये सेट ऑफ प्रोमिसेस, यानी पहले ये लेना देना होगा और बाद में ये लेना देना होगा। ये क्या कहलाता है? डिपेंडेंट प्रोमिसेस। ठीक है, ये डिपेंडेंट प्रोमिसेस नहीं है कि पहले ये करोगे तो फिर ये होगा, फिर उसके बाद हमने ये करना है। पहले ये करना है हमने, फिर उसके बाद ये वो नहीं है, ये ऑप्शनल वाला है। शाबाश, अच्छा लफ्ज बोला, ऑप्शनल वाला है। तो ऑप्शनल वाले में या अल्टरनेटिव वाले में एक ऑप्शन लीगल हो, एक इलीगल हो। कॉन्ट्रैक्ट एक ही है, दो नहीं है। एक होता है जिसमें दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अलग अलग कंसीडरेशन है। पहले ये करना है, बाद में ये करना है। उसमें डिपेंड करता है कि हम सोचते हैं कि पहले इलीगल हो फिर लीगल, कि पहले लीगल हो रहा है फिर इलीगल, वो अलग बात है। लेकिन अगर ऑप्शन के साथ हो, यानी या तो ये कर ले या ये कर ले, तो उस सूरत में लीगल वाली ऑप्शन ही प्रिवेल करती। ठीक है, इधर डिलीवर लॉफुल गुड्स और स्मगल प्रॉपर्टी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, लेकिन किस लिए वैलिड होगा? लीगल गुड्स के लिए। लॉफुल अल्टरनेटिव प्रॉमिस इज इनफोर्सेबल, पूरे का पूरा एग्रीमेंट वाइड नहीं है, क्योंकि सेपरेबल है ना। सेपरेट कह रहा है या ये कर लो या ये कर लो, तो लीगल वाला कर लो ना। क्या कह रहा है? उन्होंने कहा जी पहले इलीगल काम करें फिर उसके बाद लॉफुल गुड्स। उसने इलीगल काम करने से मना कर दिया। क्या होगा? इंटायर एग्रीमेंट वाइड है। क्यों? क्योंकि ये वह पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे, तो जब बेस ही गलत है, पहला टास्क ही गलत, तो दूसरा ये अल्टरनेटिव वाला केस नहीं है, या ये करेंगे या ये करेंगे, ये नहीं है। फर्क समझे? ये क्या है? पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे, पहले लीगल फिर इलीगल। तो लीगल वाला इन्फोर्सेबल है, बाद वाला नहीं। और अगर पहले इलीगल करेंगे एग्रीमेंट फिर बाद में लीगल एग्रीमेंट, चलिए ये तो टॉपर्स आ गए हमारे। फर्स्ट पोजीशन शाबाश, किन की है फर्स्ट पोजीशन? फर्स्ट पोजीशन हाथ उठाइए, हाइब्रिड क्लास, शाबाश शाबाश। सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन किन की है भैया?
तो किसका? सेकंड, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फोर्थ हाइब्रिड क्लास, ये भी शाबाश। फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, सिक्स्थ भी हाइब्रिड, शाबाश, हाइब्रिड वाले मेहनत करें, शाबाश। सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ ऑनलाइन है, टेंथ, शाबाश, बिल्कुल ठीक है, ऑनलाइन वाले ने लिखा हुआ है। चलिए अब चलते हैं हम अपने चीट शीट की तरफ। चीट शीट पढ़ी है आपने? कौन सा क्वेश्चन था हमारा? लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 और 5। हाँ जी, 5 और 6 था। ओके, 5 की चीट शीट पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? ए शॉप एम्प्लॉय स्टील्स, चोरी की, गार्ड एग्रीज टू स्टे साइलेंट इफ पेड मनी, इज दैट एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल? इन्फोर्सेबल क्यों नहीं है? कौन से वाली रेलिवेंट लीगल प्रोविजन लगती है इधर? स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, शाबाश। ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं है। अगर गार्ड पैसे लेके भी बता दे तो बता सकता है, यस। और अगर एम्प्लॉय चोरी करके भाग जाए, गार्ड ने उसे जाने दिया कि बाद में पैसे मुझे जैज कैश कर देना, और इसने पैसे नहीं दिए, क्या गार्ड इसके खिलाफ केस कर सकता है? ना गार्ड इसके खिलाफ केस कर सकता है, ना ये चोर ही गार्ड के खिलाफ। एग्रीमेंट वाइड। नेक्स्ट, ए बिजनेस ओनर एग्रीज टू विड्रॉ ए थेफ्ट केस इफ द मैनेजर रीपेज द स्टोलन गुड्स वैल्यू। बिजनेस ओनर ने पकड़ लिया, अब इसमें चौकीदार का केस कोई नहीं है। बिजनेस ओनर, उसने कहा भैया मेरी चोरी की चीजें वापस कर दो जो तुमने की हैं, तो मैं तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूंगा। कैन मैनेजर इन्फोर्स विड्रॉल आफ्टर पेइंग? मैनेजर ने वो पैसे वापस कर दिए, लेकिन बिजनेसमैन ने केस वापस नहीं लिया। क्या थ्रू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होने की वजह से मैनेजर फोर्स कर सकता है बिजनेस ओनर को कि सर ये वापस लीजिए, आपने एग्री किया था? नहीं, ये एग्रीमेंट क्या है? वाइड। कौन से वाला केस है? स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। स्टूडेंट्स ट्रीट पे मनी टू सेटल एज वैलिड इवन इन क्रिमिनल मैटर्स, व्हाट इज करेक्ट रूल? ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? स्टूडेंट्स, अच्छा, ओ हो, ये असल में एग्जामिनर कमेंट्स की बात कर रहा है कि स्टूडेंट्स ने क्या किया। स्टूडेंट्स ने क्या किया? पे मनी टू सेटल एज वैलिड इवन इन क्रिमिनल, कह रहा है क्रिमिनल मैटर्स के अंदर अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को पैसे दे और कहे कि ये सेटल कर दे, तो फिर वो एग्रीमेंट वाइड। आपने नोट किया है कि अगर फर्ज कीजिए कोई तेज ड्राइविंग कर रहा हो और गाड़ी के नीचे कोई इंसान खुदा नखास्ता आके मर जाए, और फिर उसके बाद उन दोनों पार्टीज का आपस में कोई एग्रीमेंट हो जाए जिसमें जो ड्राइवर है वो पैसे दे दे कि भैया ये लो 1 करोड़ 2 करोड़ 4-5 करोड़ ले लो, और हमारे खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है केस वापस ले लो। तो जो केस वापस लिया जाता है उसमें क्या लिखा जाता है? क्या ये लिखा जाता है कि हमने पैसे लेके इसको छोड़ दिया? ये नहीं लिखा जाता। क्या लिखा जाता है? अल्लाह वास्ते माफ कर दिया, है ना? क्यों नहीं लिखा जाता? पैसे लेके क्रिमिनल को छोड़ने वाला एग्रीमेंट वाइड होता है, वाइड होता है। लेकिन वो एग्जामिनर कमेंट्स में कह रहा है, क्या स्टूडेंट कहते हैं कि किसी को पैसे देके, कोई क्रिमिनल भी होगा ना, अगर उसको पैसे दे दिए जाएं तो फिर उसको माफ कर देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। क्रिमिनल पैसे दे दो से माफ कर देना चाहिए। वो कह रहे हैं स्टूडेंट्स ने केस स्टडी में ये लिखा था। अब कोई केस स्टडी ऐसी होगी ना जिसमें क्राइम किया हुआ उसने, तो अब आपको पता चल गया क्या? सेटल नहीं हो सकता। सेटलिंग बाय सप्रेसिंग प्रोसिक्यूशन। सप्रेसिंग प्रोसिक्यूशन का होता है पनिशमेंट। सप्रेसिंग का मतलब है उसे खत्म कर देना, ठीक है? कह रहे आप पनिशमेंट को खत्म नहीं कर सकते पैसे देके, ये अनलॉफुल है। तो एग्रीमेंट क्या होगा? वाइड होगा। टू फ्रेंड्स बेट मनी ऑन ए मैच आउटकम, कैन द विनर सू टू रिकवर द बेट? ये अच्छा सवाल है, छोटा सा। क्यों नहीं कर सकता? तो वेजरिंग जो है यानी जुआ, ये अनलॉफुल है। पाकिस्तान में जुआ नहीं हो सकता। हाँ, वो याद है, जुआ तो दूर की बात है, जो जुए की प्रमोशन करते हैं उनको पकड़ के भी ये है यार। हाँ, ये तो याद आ गया, बिल्कुल ठीक है।
तो पाकिस्तान में जुआ बंद है, बैन है। चलिए जी, ये हो गई चीट शीट्स में। ये अच्छा सवाल था, ये आगे चल के टॉपिक आएगा उसमें। ये है इसमें अच्छा पॉइंट, और ये वाला अच्छा पॉइंट है। ये दोनों वैसे चीट शीट में होते ही सारे केस स्टडी वाले पॉइंट है। नेक्स्ट, ए सप्लायर प्रॉमिसेस टू डिलीवर इधर लोकल डॉल्फिन, जो कि बैन कर दिए गवर्नमेंट ने, या इंपोर्टेड डॉल्फिन लीगल है, उनका दरियाए सिंध में डॉल्फिन मौजूद हैं, लेकिन वो डॉल्फिन आप खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते वरना उसमें खत्म हो जाएंगी। हाँ, अगर आप बाहर से इंपोर्ट करवाए ना, जापान से कोई डॉल्फिन, वो वैलिड है। अब ये है कैन बायर इन्फोर्स द, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था या तो लोकल डॉल्फिन प्रोवाइड करोगे या इंपोर्टेड डॉल्फिन। लोकल बैंड है, इंपोर्टेड की जाए। बताइए क्या ये एग्रीमेंट इन्फोर्स हो सकता है? कौन से वाला? हाँ, ये जो लीगल वाला सेक्शन यानी इंपोर्टेड डॉल्फिन के लिए इन्फोर्सेबल किया जा सकता है, लोकल डॉल्फिन के लिए नहीं। यानी ये जो बायर है वो ये तो कह सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट में कि मुझे इंपोर्टेड डॉल्फिन मंगवा के दो, ये नहीं कह सकता कि लोकल डॉल्फिन अरेंज करो। क्यों? लोकल डॉल्फिन बैन है, इलीगल है वो। ओके, नेक्स्ट, ए सप्लायर प्रॉमिसेस टू डिलीवर गैजेट्स ईदर लीगली इंपोर्टेड आर स्मगल्ड, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? यहां पे भी इधर है ना, तो ये अल्टरनेटिव वाला केस है कि डिपेंडेंट वाला केस है? अल्टरनेटिव वाला केस क्या होता है? या ये या ये। इसमें लीगल वाला वैलिड होता है। और डिपेंडेंट वाला केस क्या होता है? पहले फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉमिसेस पूरा करेंगे, बाद में सेकंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस पूरा करेंगे। अब इसमें क्या रूल होता है कि अगर फर्स्ट वाला लीगल है, बाद वाला इलीगल, तो लीगल वाला इन्फोर्स होगा, इलीगल वाला नहीं। लेकिन अगर फर्स्ट वाला इलीगल है तो पूरे का पूरा एग्रीमेंट वॉइड है। तो ये समझ आ गया, ये अल्टरनेटिव वाला ऑप्शन वाला है, तो इसमें लीगल ऑप्शन इन्फोर्स करवाई जाएगी, इलीगल नहीं। ये ऊपर वाले कंसेप्ट ही है। क्लियर जी? चलिए अब आ जाए होम असाइनमेंट की तरफ। होम असाइनमेंट कितने स्टूडेंट्स ने की है? हाथ उठाएं। बाकियों ने क्यों नहीं की? असाइनमेंट क्यों नहीं की? असाइनमेंट क्यों नहीं करके आते आप? असाइनमेंट क्यों नहीं की आपने? असाइनमेंट क्यों नहीं की? क्या? अच्छा, असाइनमेंट की हुई है? शाबाश। असाइनमेंट क्यों नहीं की रे? किधर की हुई है असाइनमेंट? असाइनमेंट क्यों नहीं की? असाइनमेंट क्यों नहीं की? तेरे से पूछ रहा हूं, असाइनमेंट क्यों नहीं? असाइनमेंट नहीं करते रोज? ओके, बाकी रोज करते हैं, कोई बात नहीं। असाइनमेंट रोज कहाँ करते हैं? तो आज असाइनमेंट किधर है? असाइनमेंट तो एक दिन पहले वाली असाइनमेंट चेक करवा दे। रजिस्टर पीछे क्या है? रोज आपका रजिस्टर खत्म हो जाता है। असाइनमेंट किधर? असाइनमेंट किधर? असाइनमेंट अब पिछली असाइनमेंट चेक करवा दे। एब्सेंट है तो जो स्टूडेंट एब्सेंट हुआ करे, पिछले दिन वाली असाइनमेंट चेक करवा दिया, वो किधर है? असाइनमेंट किधर है? 2 दिन, तो तीसरे दिन वाली असाइनमेंट चेक करवा दे। हाँ भाई, असाइनमेंट किधर है? भूल गए थे, असाइनमेंट भूल गए थे। खाना भी भूल जाते हो क्या? असाइनमेंट किधर है? असाइनमेंट क्यों नहीं किया आपने? असाइनमेंट के बगैर फेल हो जाते हैं बच्चे। असाइनमेंट क्यों नहीं करके आते? फिर कहेंगे सर ने सही नहीं पढ़ाया था। असाइनमेंट किधर है? असाइनमेंट किधर है? असाइनमेंट जल्दी बताए। असाइनमेंट क्यों नहीं की? और क्यों नहीं करते? आपकी जिंदगियों में और क्या काम है पढ़ने के अलावा? क्या आपसे पढ़ाई नहीं होती? मोबाइल देख, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप ओपन करनी है, मोबाइल देखना। असाइनमेंट किधर है रे? तेरी असाइनमेंट किधर है? असाइनमेंट किधर है? असाइनमेंट क्यों नहीं की? असाइनमेंट क्यों नहीं की? असाइनमेंट किधर है? असाइनमेंट क्यों नहीं की? किसने करनी असाइनमेंट? कब करेंगे असाइनमेंट? असाइनमेंट किधर है? असाइनमेंट ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो गया, इन्होंने टेंशन दे दिया मुझे। हाँ, सही समझा। असाइनमेंट क्यों नहीं की रे तूने? असाइनमेंट क्यों नहीं की? और शर्म कर क्यों नहीं असाइनमेंट करते आप लोग? मर्जी है आपकी। चलिए आगे चलते हैं। मुझे बताए पास्ट पेपर में से वैसे मेरा दिल नहीं
पास पेपर का कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस असाइनमेंट नहीं करके आए, जिस दिन मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट असाइनमेंट नहीं करके आते उस दिन मेरा दिल नहीं करता आप लोगों को केस स्टडी करवाने का। तो बताइए, लेकिन कोई बात नहीं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 था और 5 था, 5 और 6 था। 6 में तो है ही नहीं केस स्टडी। अच्छा, 5th वाले में है। 5th वाले में बताइए कोई। अच्छा, पहले आई कैप की केस स्टडी तो सारी, आई कैप का क्वेश्चन ये कौन सा पहला क्वेश्चन ही आई कैप का आ गया। ये ले, कह रहे व्हाट इज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट क्या है? ये चैप्टर 2 में पढ़ा था। प्रोमिसेस फार्मिंग कंसीडरेशन ऑफ ईच अदर। व्हेन इज एन एग्रीमेंट कंसीडर्ड टू बी वाइड। एग्रीमेंट कब वाइड होता है? जब क्या हो? ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन, जब कोई भी एसेंशियल्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मिसिंग हो तो एग्रीमेंट वाइड हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जब ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन लॉफुल ना हो, अनलॉफुल हो, एग्रीमेंट वाइड है। जब इम्पॉसिबल हो जाए वाइड है, इलीगल हो जाए वाइड है, जब सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाए वाइड है। वाइड तो बहुत से केसेस में हो सकता है ना। ये इलीगल होना एक रीजन है, इसके अलावा भी रीजन है, लेकिन यहां पे 3 हिस्से हैं। स्टेट द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट इज कंसीडर्ड टू बी अनलॉफुल। कह रहे हैं मुझे बताया वो कौन से केसेस है जिनमें ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन अनलॉफुल होता है। बताइए कौन से केसेस हैं, बताइए कौन से केसेस हैं। एग्रीमेंट की डेफिनेशन लिखते हैं कि वाइड में बेसिकली उसने सर्कमस्टेंसेस नहीं पूछे, सिर्फ उसने पूछा वाइड एग्रीमेंट कौन सा होता है, जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता। सिर्फ इतना लिख दे, इसको इसके केसेस ना लिखे। क्यों भला? जो केसेस या एग्जांपल या सर्कमस्टेंसेस है ना, वो उसने अगले पार्ट में पूछी हुई है। कह रहा है स्टेट द सर्कमस्टेंसेस ऑब्जेक्ट और एग्रीमेंट इज कंसीडर्ड टू बी अनलॉफुल। बताइए कब ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन क्या है जिनमें अनलॉफुल होता है? ट्रेड विद एलियन एनिमी, स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। अच्छा, ये आप मुझे बता रहे हैं एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। आप इससे पहले वाला पॉइंट नहीं बता रहे। पहले उसने 5 एग्जांपल बताई थी, ये 5वीं एग्जांपल के आगे फर्दर पॉइंट्स हैं। वो कौन कौन से थे? वायलेट्स पाकिस्तान पीनल कोड, शाबाश। और इन्वॉल्व फ्रॉड, इन्वॉल्व इंजरी, if defeats any provision of law और immoral or opposed to public policy। ये 5 पॉइंट लिख दिए, काफी है। या आगे फर्दर पॉइंट्स भी लिख दूं? फर्दर पॉइंट्स किसके होंगे? पब्लिक पॉलिसी के। लिख देने चाहिए कि नहीं? नहीं, मेरे ख्याल लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 नंबर के एग्रीमेंट की डेफिनेशन होगी, 1 नंबर की वाइड की, और 3 नंबर है। 3 नंबर के साथ ये 5 बातें लिख दी, उसको वाइड एग्रीमेंट की काफी है। हाँ, एक आधी एग्जांपल अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी की सारी लिस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। डन जी, ये हो गया पास पेपर का क्वेश्चन। फिर इसके बाद 32 सबसे पहले रिक्वायरमेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अंडरलाइन करें। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हाँ समझ आया। उधर क्या लिखा? अंडर कंपनीज एक्ट 2017। रिक्वायरमेंट से पता चला आपको कि ये कंपनी लॉ वाला सवाल नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सवाल है। तो जो वाला लॉ हो आपने उस लॉ के मुताबिक फिर इसको आंसर करना। करेक्ट। एक्सप्लेन वेदर राहील इज बाउंड टू विड्रॉ द प्रोसीडिंग अगेंस्ट नईम। क्या राहील को प्रोसीडिंग विड्रॉ करनी चाहिए नईम के खिलाफ के नहीं? अभी बता देते हैं। नईम वाज ए ट्रेजरी मैनेजर। ट्रेजरी मैनेजर का मतलब होता है जो हिसाब किताब रखे। हाँ, खजानची, वजीर नहीं, वजीर खजाना नहीं। इन राहील एसोसिएट्स आर ए नईम रॉब्ड ₹100 था। नईम उसका खजानची था, उसने 1 लाख कैश बिजनेस से उड़ा लिया। रॉब्ड, लूट लिया। राहील द ओनर ऑफ द बिजनेस इंस्टीट्यूटेड लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट नईम। नईम एग्री टू रिटर्न द कैश एंड राहील एग्री टू विड्रॉ द प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम। नईम फुलफिल्ड हिज पार्ट ऑफ द प्रॉमिस। कितना ईमानदार है नईम, उसने जो वादा किया वो पूरा किया। लेकिन जो ओनर था राहील, उसने कहा नहीं, अब नहीं। हाँ, अब क्या क्या
ये एग्रीमेंट वैलिड है कि प्रोसीडिंग्स नहीं स्टार्ट की जाएंगी इसके खिलाफ? वैलिड नहीं। ये कौन से वाला केस है? स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। ये एग्रीमेंट वाइड है, चीज 1 लाख रुपया लेने के बावजूद भी क्या राहील केस फाइल कर सकता है? यस, केस फाइल कर सकता है। ये बात समझ आ गई 32 की? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट 33, आसिफ स्टोल कैश एंड मर्चेंडाइज फ्रॉम द एबीसी स्टोर। एबीसी स्टोर से कैशियर होगा उसका, कोई कैश भी ले भागा, सामान भी ले भागा। बासित द ओनर ऑफ स्टोर इनिशिएटेड लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम। बासित ने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। आसिफ कॉन्ट्रैक्टेड बासित विद एन ऑफर टू रिटर्न द स्टोलन कैश एंड मर्चेंडाइज इफ बासित विड्रॉज द सूट। उन्होंने कहा भैया वापस कर देता हूं, अगर आप केस वापस ले ले मैं आपको चीजें और आपके पैसे वापस कर देता हूं। इज वैलिड एग्रीमेंट? बासित एक्सेप्टेड द ऑफर। इज वैलिड एग्रीमेंट? डिस्कस। क्या ये वैलिड एग्रीमेंट है? क्यों नहीं है? स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। डन जी, चले निमट गया। और कोई क्वेश्चन है पास पेपर का? पास पेपर का क्वेश्चन कोई नहीं, सारे डिस्कस हो गए। चलिए अब आगे चले। लेकिन मैंने आपको बताया था अब आपको वॉल्यूम 2 की आज से असाइनमेंट मिलना शुरू हो जाएंगी। सॉरी, प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस, ठीक है। उसमें क्या है? प्रैक्टिस सेट में पास पेपर के क्वेश्चन ही क्वेश्चन, पास पेपर के क्वेश्चन ही क्वेश्चन, ठीक है। आज आपको शेयर कर देंगे वो, अगर अभी आज के लेक्चर प्लान में नहीं भी है ना तो अब ऐड करके हम दे देंगे आपको। मुझे पहले ये बताइए, अच्छा इसके अलावा पास पेपर के अलावा इन दोनों लर्निंग ऑब्जेक्टिव में से कोई आई कैप की एग्जांपल वाला क्वेश्चन डिस्कस कराना चाहते हो? कौन सा? 21 का सी पार्ट, 21 का सी पार्ट, 31 का, ओके 31 का, 31 का सी। फिर अंजुम ये वाला बी, 31 का सी। आजम being agent for a landed proprietor agrees for money without the knowledge of his principal to obtain for Babar a lease of land belonging to his principal। वैसे ही आगे चल के हमारा एजेंसी वाला टॉपिक आएगा, उसमें कंसेप्ट मजीद क्लियर होगा। फिलहाल आपको बता देता हूं, एक प्रिंसिपल था, उसने अपना obtain for बाबर ए लीज ऑफ लैंड बिलोंग। हाँ अच्छा, मुझे बताइए ये जो एजेंट होते हैं इनको किसके इंटरेस्ट में काम करना चाहिए? प्रिंसिपल या थर्ड पार्टी? ये मुझे बताएं। पक्की बात है प्रिंसिपल। वो अगर थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट कर लें कि प्रिंसिपल ने मुझे ये इख्तियार दिया है कि मैं ये प्रॉपर्टी बेच सकता हूं, ठीक है, और उस अब जरा एग्जांपल गौर से सुनेगा, मैं आगे एजेंसी वाला जो टॉपिक पढ़ाना है उसका कंसेप्ट भी इसमें मिक्स कर रहा हूं, आपको इतराज तो नहीं है? ओके। प्रिंसिपल ने कहा एजेंट को, एजेंट मैं जा रहा हूं दुबई, पीछे ये मेरी है दुकान, ऐसा करना इसका ना सौदा करो और तकरीबन कोई ना 50 लाख कम से कम होना चाहिए। वैसे कस्टमर को बोलना कि 80 लाख की है, और तकरीबन कोशिश करना जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो जाए, लेकिन 50 लाख से कम पे नहीं बेचना। प्रिंसिपल चला गया दुबई, अब एजेंट है इधर। बायर आया, एजेंट ने कहा 80 लाख, बायर ने कहा नहीं मैं तो 60 दूंगा, 65 में डील हो गई। जब डील फाइनल हो गई तो अब सुनिए, यहां तक सारा कुछ वैलिड है, लेकिन आपको पता है जब तक कोई गड़बड़ ना हो केस स्टडी बनती नहीं। क्या आपको ये बात पता है? आपको एग्जाम में जितनी भी केस स्टडीज आएंगी सब में कोई ना कोई गड़बड़ होगी, कोई ना कोई मसला होगा, क्योंकि अगर कोई मसला ना हो लोगों में तो फिर केस स्टडी दूर की बात है, फिर तो लॉ की भी जरूरत नहीं है, फिर तो सारे थाने बंद, जेलें बंद, कोर्ट कचहरी बंद, अदालतें बंद, जो कि हम नहीं होने देंगे। अदालतें बंद नहीं होने देंगे भाई, अदालत का होना जरूरी है ना। हाँ हाँ, तो उसीलिए उसने बोला भाई बात सुन, एजेंट ने बायर को बोला बात सुन, मैं तेरी 50 लाख में डील करवा दूं, 65 लाख देने को तैयार हो। उसने कहा 50 लाख में तो करवा दूं। उन्होंने कहा लेकिन शर्त यह है 7.5 लाख मुझे देना, 7.5 लाख तुम रखना, आधा आधा। एग्रीमेंट हो गया थर्ड पार्टी के साथ एजेंट का। अब बताइए ये एग्रीमेंट वैलिड है कि नहीं? अगर प्रिंसिपल को पता चल जाए, हालांकि नॉर्मल हालात में एजेंट को जब अपॉइंट कर दिया जाता है ना तो एजेंट के एक्ट्स इज इक्वल टू प्रिंसिपल के एक्ट्स, लिखे एक्ट्स ऑफ एजेंट इज इक्वल टू एक्ट्स ऑफ प्रिंसिपल। नॉर्मल हालात में ये रूल चलता है, लेकिन यहां पे थर्ड पार्टी के साथ मिलके एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया, ये अथॉरिटी एक्सीड वाला लफ्ज लाजमी लिखना है।
एजेंट ने क्या किया अपनी अथॉरिटी से, क्या जब एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे थर्ड पार्टी के साथ मिलके, वो कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल में बाइंडिंग है कि नहीं? वो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग नहीं है जिसमें एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया और थर्ड पार्टी के साथ मिलके। नॉर्मल रूल क्या है, लिखे एजेंट एक्ट ऑफ एजेंट इज इक्वल टू एक्ट ऑफ प्रिंसिपल। फिर आगे लिखे इफ एजेंट एक्सीड अथॉरिटी एंड थर्ड पार्टी नोज, if agent exceeds his authority and third party knows, then contract is void। सुभान अल्लाह, फिर से बोल, अच्छा लगा। क्या बोला तूने? अब बोल ना, शर्मिंदा क्यों हो गया, बोल। अच्छा ऐसे शर्मिंदा मैं सचमुच इसकी तारीफ कर रहा हूं भाई, तारीफ तेरी नहीं, तेरे कंसेप्ट की कर रहा हूं, कंसेप्ट की। क्या क्या लिखा है? पहला रूल था एक्ट्स ऑफ एजेंट इज इक्वल टू एक्ट्स ऑफ प्रिंसिपल। दूसरा क्या है? अथॉरिटी एंड थर्ड पार्टी नोज कि ये गलत कर रहा है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा। तो यहां पे बताए क्या थर्ड पार्टी के साथ मिलके कह रहा है भैया तेरे को जो प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी है मैं तेरे नाम लगवा दूंगा, बेफिक्र है, प्रिंसिपल मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दे गया है, जैसे कहोगे कर लेंगे। क्या कहा है? जैसे कहोगे। क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है कि वाइड है? वाइड है, ठीक है। उसने पैसों के बदले में, क्योंकि एजेंट उसे क्या कह गया, एजेंट का काम है प्रिंसिपल की वेलफेयर में काम करे और पैसे लेके थर्ड पार्टी की वेलफेयर में काम ना करे। हाँ जी, लाए के एक रूल है, आज भी हल्का सा हम पढ़ेंगे। वो कहता है जब कोर्ट किसी को, माइनर है ना छोटा बच्चा, उसके वालिदैन की अगर डेथ हो जाए तो जो उसका गार्डियन होता है ना, जो परवरिश कर, कोर्ट उसको कुछ अथॉरिटीज देता है। नॉर्मल हालात में माइनर अगर एग्रीमेंट करे ना तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता, ये पता है ना आपको, क्योंकि वो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन अगर इसमें गार्डियन है कोई, तो लॉ ने गार्डियन को राइट दिया है कि गार्डियन प्रिंसिपल के माइनर के बेनिफिट को सामने रखते हुए कोई एग्रीमेंट करे तो वो माइनर के लिए वैलिड है, इन्फोर्सेबल है। अगर गार्डियन, जैसे फर्ज कीजिए माइनर अमीर असामी है, वालिदैन की डेथ हो गई, गार्डियन पॉइंट हुआ, अब गार्डियन सोच रहा है कि मैं कुछ दुकानें जो है किराए पे दे दूं ताकि इसका जो है ना वो खाना पीना चलता रहे, पढ़ाई के खर्चे चलते रहे। अब दुकानें किराए पे दे दी, माइनर कह रहा है नहीं मैंने नहीं ये दुकानें किराए पे देनी, इधर मेरे वालिद साहब बैठा करते थे, उनको देख देख अब ये कोई और बैठा होता है तो मेरे दिल को कुछ होता है, मैंने नहीं दुकानें किराए पे देनी। अब गार्डियन कह रहा है ओ भाई तेरी मेहरबानी, तो अगर किराए पे नहीं दोगे बेचनी पड़ जाएगी, खर्चा पानी नहीं चलाना तूने। माइनर के वेलफेयर के लिए एग्रीमेंट किया, बताइए माइनर के लिए इसको मानना जरूरी है कि नहीं, इन्फोर्सेबल है कि नहीं है? क्यों? नॉर्मली तो जो माइनर वाला एग्रीमेंट होता है वो इन्फोर्सेबल नहीं होता, वो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन ये उसकी वेलफेयर के लिए उसने गार्डियन ने किया। लेकिन क्या हो अगर गार्डियन, ठीक है, वो थर्ड पार्टी के साथ मिलके माइनर के खिलाफ काम करे, माइनर को कहे, हालांकि प्रॉपर्टी बढ़ने वाली है, माइनर को कहे भाई 6 महीने के अंदर प्राइस आधी रह जानी है इसकी, इसको बेच दे, और दूसरी पार्टी से कहे फिक्र ना करो, आपको 3 महीने के अंदर डील मैं डन करवा के दूंगा, मेरे लिए पैसे तैयार रखना, कमीशन मेरा। अब बताइए क्या ये ट्रांजैक्शन अगर सामने आ जाए कोर्ट इसको वैलिड करार देगा कि वाइड? तो समझ आई इस कॉन्ट्रैक्ट, इस स्टेटस क्या है? थर्ड पार्टी के साथ मिलके प्रिंसिपल की जड़ें काट रहा है, इसको तो वैसे ही फांसी दे देनी चाहिए, है? उल्टा करके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्लियर जी, कोई प्रॉब्लम? इसके अलावा कोई क्वेश्चन? चलिए अब हम चलते हैं, छोटे छोटे सवाल थे बाकी, अब हम चलते हैं एग्रीमेंट विद माइनर मेन कंसेप्ट की तरफ। माइनर के साथ एग्रीमेंट का स्टेटस क्या है? कहने लगा माइनर के साथ एग्रीमेंट का स्टेटस बाद में बताऊंगा, पहले ये तो समझ लो माइनर होता कौन है। हमने कहा हमें पता है माइनर कौन है, हमें पता है माइनर कौन है। माइनर है हर वो पर्सन जो एज ऑफ मेजोरिटी से नीचे का, यानी 10 साल, 12 साल, 16 साल, 17 साल। लॉ ने कहा नॉर्मल केस में तो एज ऑफ मेजोरिटी है 18 साल, यानी 18 साल से ऊपर होगा कोई
तो वो माइनर है, 18 साल से नीचे होगा, ऊपर होगा तो मेजर है, 18 साल से नीचे होगा तो याद रखें केस स्टडी में वो आपको डायरेक्टली नहीं बताएगा कि कोई पर्सन माइनर है कि मेजर है, आपको एज बताएगा। अगर कहे एक पर्सन के साथ डील हो रही है, उसकी एज 14 ईयर्स है, 16 ईयर्स है, तो आपको पता चल जाना चाहिए एज किस लिए बता रहा है कि वो माइनर है। लेकिन अगर कोर्ट की तरफ से गार्डियन अपॉइंट कर दिया गया हो, गार्डियन समझते हैं, अगर किसी पर्सन किसी बच्चे के वालिदैन की डेथ हो जाए तो अदालत अजीजो कारब में से जो भी करीबी होता है और विलिंग होता है उसके जिम्मेदारी लगा देते हैं कि वो परवरिश करे। तो अगर किसी पर्सन का गार्डियन अपॉइंट किया गया है तो उसके लिए लॉ ने बोला एज ऑफ मेजोरिटी क्या होगी, 21 ईयर, 21 साल। अगर कोई आपसे पूछे एज ऑफ मेजोरिटी क्या है, क्या बताएंगे? पूरी बात, नॉर्मली 18 साल। अगर कोर्ट की तरफ से गार्डियन अपॉइंट किया गया किसी माइनर के लिए तो उसकी एज 20। एग्जाम में नॉर्मली केस स्टडी में वो यही कंसेप्ट टेस्ट करता है। इसी को डेफिनेशन की हद तक दोनों पॉइंट्स में रखें, अगर पूछे तो बता दे, वरना केस स्टडी में एक ही कंसेप्ट अप्लाई होगा। कौन सा? तो बताइए, एक 16 साल का बच्चा है, वो किसी के साथ एग्रीमेंट कर लेता है, उसका स्टेटस क्या होगा? वो स्टेटस अभी हम डिस्कस करने लगे। अब नहीं ना, वाइड नहीं, आपको एक सबसे पावरफुल लाइन बता दूं आज के लेक्चर की। ये कंसेप्ट गलत है, एग्रीमेंट इज वाइड, एग्रीमेंट विद माइनर इज वाइड, ये कंसेप्ट गलत है। ठीक है, माइनर के साथ एग्रीमेंट में ये कहना कि एग्रीमेंट इज वाइड, ये गलत है। सही कंसेप्ट क्या है? एग्रीमेंट इज वाइड अगेंस्ट माइनर, एग्रीमेंट इज वाइड। इसका मतलब पता क्या है? अगर माइनर ने कोई एग्रीमेंट किया है, इसमें वो देनदार है, इसमें वो देनदार है, तो एग्रीमेंट वाइड है। और अगर उस एग्रीमेंट में वो लेनदार है तो वो एग्रीमेंट वैलिड है। नहीं समझ आई बात? माइनर ने उधार लिया किसी दूसरे पर्सन से, दुकानदार से कहा ऐ दुकानदार मेरे को उधार चीजें दे दो, मेरे को 10 आइसक्रीम दे दो, बड़ा दिल कर रहा है, उधार ही दे दो, कल पैसे दे दूंगा। 10 आइसक्रीम दे दी माइनर को, माइनर ने खा ली। क्या अगले दिन दुकानदार माइनर से पैसे रिकवर करवा सकता है? नहीं करवा सकता। अब अगली बात सुने, दुकानदार ने कहा माइनर बढ़िया सामी है, इसके साथ एग्रीमेंट तो वाइड होता है। उसने माइनर से कहा ऐसा करो मुझे 1 लाख रुपए उधार दे दो, कल दे दूंगा। माइनर के पास पैसे थे, माइनर ने दुकानदार को उधार दे दिए। अगले दिन पैसे दिए नहीं दुकानदार ने, दुकानदार क्या कहने लगा? एग्रीमेंट विद माइनर इज वाइड। हमने कहा पूरा कंसेप्ट पढ़ो, क्या? एग्रीमेंट विद माइनर इज वाइड अगेंस्ट माइनर। इसका मतलब है इस केस में क्या माइनर रिकवरी कर सकता है? यस। माइनर से रिकवरी नहीं हो सकती, माइनर रिकवरी कर सकता है। ये बात समझे कि नहीं? तो फिर समझे हैं तो समझ लीजिए कि माइनर जो है इसके खिलाफ एग्रीमेंट का स्टेटस क्या है? ये वाइड है। माइनर एग्रीमेंट इज वाइड अगेंस्ट हिम, अगेंस्ट हिम, अगेंस्ट हिम। समझ आया है? इसका मतलब क्या हुआ? माइनर सू कर सकता है किसी को, माइनर को कोई सू नहीं कर सकता। माइनर ये लाइन पढ़े बाप, मुझे बताए समझ आई कि नहीं आई? माइनर कैन सू बट कैन नॉट बी सूड, बोले माइनर कैन सू बट कैन नॉट बी सूड, बोले 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 माइनर कैन सू। भाई बोल, अब बोल, असाइनमेंट भी नहीं करके आया, बोल तो ले। माइनर कैन सू, ये समझ आया? ये कहना कि एग्रीमेंट विद माइनर टोटली वाइड है, ये गलत कंसेप्ट है। सही कंसेप्ट क्या है? एग्रीमेंट इज वाइड अगेंस्ट माइनर, अगेंस्ट माइनर। भाई समझ आई बात की? आगे चले। स्टॉपल रूल भी अप्लाई नहीं होता। स्टॉपल रूल का मतलब क्या है? स्टॉपल रूल, स्टॉपल कहते हैं रूल ऑफ स्टॉपल। लॉ में एक बार बार टर्म यूज होगी, पहले इसको आपको तफसील से समझा दूं, कोई 2-4 मिनट एक्स्ट्रा भी बैठना पड़े मसला तो कोई नहीं। अगर आप ओके, रूल ऑफ स्टॉपल क्या है? रूल ऑफ स्टॉपल, स्टॉपल कहते हैं रोकने को, रोकने को। ठीक है, जैसे अगर बाज़ औक़ात ऐसे लोग होते हैं, क्या ये भाईजान उनको कहते हैं भाई आप ऐसा कीजिए कि मुझे 10,000 दीजिए, मैं आपको कल आईफोन ला के दूंगा। एग्रीमेंट हो गया,
उन्होंने 10,000 दे दिए। अगले दिन ये भाई आके कहने लगे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। क्या लॉ इन्हें अपनी स्टेटमेंट से मुकरने की इजाजत देगा? रूल ऑफ एस्टॉपल कहता है कि आपने जो बात की उससे मुकर नहीं सकते। रूल ऑफ एस्टॉपल ये कहता है। एग्जाम्पल सुने, एक पर्सन ने, पार्टनरशिप का रूल आप पढ़ेंगे कि जब कोई पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया जाता है ना, तो सारे पार्टनर ही लायबल होते हैं लोन रीपे करने के लिए, क्योंकि सभी ओनर है। एक फर्म में 4 पार्टनर है, 5वां पार्टनर आके बैंक को कहने लगा मैं भी इस फर्म में पार्टनर हूं, हालांकि असल में है नहीं। 5वें पार्टनर ने बैंक वाले को क्या कहा? एग्जाम्पल गौर से सुनिएगा, बड़ी काम की एग्जाम्पल है, आगे भी काम आएगी। 5वें पार्टनर ने कहा मैं भी, स्टेटमेंट क्या दी, रिप्रेजेंटेशन क्या दी, मैं भी पार्टनर हूं। बैंक ने कहा अच्छा। उसके बाद बैंक ने लोन दे दिया पार्टनरशिप फर्म को, पार्टनरशिप डिफॉल्ट कर गई। एक्चुअल पार्टनर 4 थे, तीसरे ने सिर्फ, 5वें ने सिर्फ स्टेटमेंट दी। क्या स्टेटमेंट दी? मैं भी पार्टनर। क्या बैंक इस 5वें बंदे से रिकवरी कर सकता है? रिकवरी करने के लिए गए, उसने कहा ओ मैं तो मजाक कर रहा था, तुम पार्टनरशिप एग्रीमेंट पढ़ के देख लो, मेरा तो कहीं नाम ही नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। क्या ये अपनी कहीं बात से मुकर सकता है? नहीं। इसका मतलब है रूल ऑफ एस्टॉपल अप्लाई हो गया। रूल ऑफ एस्टॉपल का मतलब क्या है कि कोई पर्सन कोई स्टेटमेंट दे, वो कर नहीं सकता। आम जबान में होता ना, कहीं हम दोनों कहीं जा रहे हैं, ये भाई पूछा सर आपके साथ कौन है, तो बा कहता है ये भाई है अपना, भाई ऐसे कहते हैं ना अक्सर। कोई दोस्त साथ जा रहा हो तो क्या कहते हैं? भाई है। क्या भाई कहने से वो भाई बन तो नहीं जाएगा ना? ऐसा तो नहीं कि शाम को हमारे घर आ जाए, मेरे को खाना खिलाओ, है मेरा भी मुझे विरासत में हिस्सा दो क्योंकि तुमने भाई बोल दिया, ऐसे नहीं। लेकिन कानून क्या कहता है? सुने, कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है लीगली, अगर आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है, क्या कौन? अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे किसी को स्टेटमेंट दे दी ना कोई, आप बाद में उस स्टेटमेंट को रिवर्स नहीं कर सकते। ये रूल ऑफ एस्टॉपल है। यानी कोई बंदा कहे कि ये मेरा पार्टनर है, तो बताइए क्या वो पार्टनरशिप के लिए लायबल हो जाएगा कि नहीं? वो पर्सन हो जाएगा। वो बाद में ये कह सकता नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो पार्टनर नहीं हूं, नहीं कह सकता। ठीक है भाई, समझ आया रूल ऑफ एस्टॉपल? अभी नहीं समझ आया? एक एग्जांपल, ये भाईजान मेरे एजेंट नहीं है, कोई हमारे दरम्यान में लिखत पढ़त नहीं हुई, वैसे ही ना भाईजान ने पूछा सर ये आपके साथ बंदा जो आजकल नजर आ रहा है कौन है? और मैंने कह दिया ये समझो मेरा एजेंट ही है। क्या कह दिया? एजेंट ही है। अब मैं साइड पे हूं, अगले दिन एजेंट ने इसके पास जाके मेरा घर बेचने का एग्रीमेंट कर दिया एग्रीमेंट। अब मैं घर गया, ये उधर बैठा, कहने लगा सर जाएं अब ये घर तो आपके एजेंट ने मुझे बेच दिया। क्या मैं ये कह सकता हूं तो मेरा एजेंट ही नहीं है? क्यों नहीं कह सकता? ये स्टेटमेंट दे दी। ये है रूल ऑफ एस्टॉपल। कहता है रूल ऑफ एस्टॉपल बाकी लोगों पे तो चलता है, माइनर पे नहीं चलता। बे इसका क्या मतलब हुआ? सुने, माइनर गया दुकानदार के पास, कहने लगा मेरे को 10 आइसक्रीम दे दो। दुकानदार कहने लगा नहीं दूंगा क्योंकि मैंने लॉ पढ़ा हुआ है। लॉ कहता है एग्रीमेंट विद माइनर इज वाइड अगेंस्ट हिम, तो मैं तुमसे रिकवरी नहीं करवा सकूंगा, मैं नहीं आइसक्रीम दूंगा। माइनर कहने लगा, उसकी उम्र थी 16 साल। उसने कहा ये देख बॉडी शॉडी एक्सरसाइज करता होगा, तेरे को मैं 16 साल का लगता हूं? दुकानदार सोचने लगा वाकई ये तो 20 साल का लगता है। तो माइनर कहने लगा मैं 20 साल का हूं, मैं 20 साल का हूं, मेजर हूं। असल में माइनर है 16 साल का, दिखने में क्या है, बात बात ऐसा होता है ना, दिखने में वो बड़ी उम्र के लगते हैं, 20 साल। दुकानदार ने चीजें दे दी। अगले दिन दुकानदार पैसे लेने आया तो माइनर कहने लगा मैं तो माइनर हूं, मैं तो 16 साल का हूं। दुकानदार कहने लगा नहीं भैया रूल ऑफ एस्टॉपल अप्लाई होगा, तुमने एक दफा बोल दिया मैं मेजर हूं तो तुम्हारे साथ मेजर वाला सलूक ही होगा। रूल ऑफ एस्टॉपल यही तो कहता है ना कि आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते। माइनर कहने लगा रूल ऑफ एस्टॉपल बिल्कुल ये कहता है, लेकिन रूल ऑफ एस्टॉपल माइनर पे अप्लाई, यानी माइनर एक बात कह के अपनी बात से मुकर सकता है, माइनर तो बच्चा है। माइनर तो माइनर के लिए ना कोर्ट पता है क्या, कोर्ट माँ की तरह है, माँ की तरह। पता है माँ क्या करती है? हाँ, कि कोई बच्चा जाके तबाही फेर रहा है अपना माइनर, तो माँ दूसरों के सामने क्या कही है, मासूम है, मासूम है। और कोई दूसरा अगर हाथ भी लगा दे जंग शुरू है, ऐसे होता है। कोर्ट भी यही कहता है,
कहता है माइनर ने किसी दूसरे के पैसे खा भी लिए ना, मासूम है, इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन माइनर के पैसे किसी ने खाए, जंग होगी, पैसे निकला, समझे माइनर। तो माइनर रूल ऑफ एस्टॉपल माइनर पे अप्लाई होता है कि नहीं होता? माइनर अगर कोई फॉल्स क्लेम कर भी दे अपनी एज के लिए, क्या उसकी कोई लायबिलिटी बनेगी? लायबिलिटी फिर भी नहीं है कोई, लायबिलिटी फिर भी कोई नहीं है। ये समझ रहे हैं? नॉट समझ आई बात की? अगली बात सुने, रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन क्या है? रेटिफिकेशन का मतलब है माइनर ने 16 साल की उम्र में एग्रीमेंट किया कि वो किसी को 10,000 रुपए देगा, क्या उस एग्रीमेंट को इन्फोर्स करवाया जा सकता है? क्यों नहीं करवाया जा सकता? ऐसा एग्रीमेंट इज वॉइड अगेंस्ट माइनर। अच्छा, अगर 20 साल का हो जाए तो जो 18 साल वाला एग्रीमेंट था उसे रेटिफाई, 16 साल वाला एग्रीमेंट था उसे रेटिफाई कर सकता है, उसे प्रूफ कर सकता है? नहीं। जो चीज कल वाइड थी आज भी वाइड होगी। वाइड एग्रीमेंट की रेटिफिकेशन भी नहीं की जा सकती। ये बात समझ है क्या? अगर माइनर ने मिनॉरिटी में कोई एग्रीमेंट किया तो जब वो मेजर हो जाएगा उस एग्रीमेंट को रेटिफाई कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता। हाँ, एक काम कर सकता है, 20 साल का होके नया एग्रीमेंट कर ले, उस नए एग्रीमेंट में पास कंसीडरेशन वैलिड मानी जाएगी, लेकिन 20 साल की उम्र में पुराना ही एग्रीमेंट रेटिफाई नहीं कर सकता। समझे ये रेटिफिकेशन की बात? समझे? माइनर इन पार्टनरशिप, अब याद कर लें, पार्टनरशिप क्रिएट करने के लिए ना एक एग्रीमेंट लाजमी करना होता है जिसका नाम होता है पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप किस बेस पे क्रिएट होती है? जैसे कंपनी क्रिएट होती है ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बेस पे, तो पार्टनरशिप किसकी बेस पे क्रिएट होती है? पार्टनरशिप डीड की बेस, एग्रीमेंट की बेस पे। अब मुझे इस प्रोविजन को सामने रखते हुए बताइए, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि पार्टनर बनने के लिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट करना पड़ेगा और माइनर तो एग्रीमेंट कर ही नहीं सकता, कंप्लीट टू कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। तो अब रट्टा लगा ले, माइनर कैन नॉट बिकम ए पार्टनर, माइनर कैन नॉट बिकम ए, बट ही कैन बी एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या? माइनर कैन नॉट बिकम ए पार्टनर बट ही कैन बी एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या? माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर बट ही कैन बी एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। अब आप सोच रहे हैं सर माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर, ये बात तो समझ आ गई, आ गई ना? बट ही कैन बी एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, ये बात समझ नहीं आई। नहीं ना समझ आई? मैंने समझानी भी नहीं है। क्यों नहीं समझानी? आगे चैप्टर, शाबाश। कह रहा 10 11वां 12वां चैप्टर है, 11वां 12वां 13वां चैप्टर पार्टनरशिप के है। उसमें 13वें चैप्टर में लिखा होगा माइनर इन, देखें देखें लिखा हुआ है 13वें चैप्टर में, बुक में, बुक ही नहीं ली, कोई बात नहीं, मर्जी आप। तो ये बहरहाल आगे चल के पढ़ेंगे। भाई बात समझ आई? माइनर का पार्टनरशिप में क्या रोल है? बोल भाई बोल। माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर बट ही कैन बी एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ। ये बात समझ आई? आधी बात समझ आई, आधी नहीं आई। आधी बात क्यों नहीं समझ आई? क्योंकि मैंने समझाई नहीं। और क्यों नहीं समझाई? तो फिर से सुनाए, पार्टनरशिप वाला क्या रूल है? माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड, माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर बट ही कैन बी एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ। तो फर्क क्या? ये फर्क बाद में बताऊंगा, याद अभी करवा दिया। अच्छा, वो क्या रूल था स्टॉपल वाला? रूल ऑफ स्टॉपल डज नॉट अप्लाई ऑन माइनर। यानी माइनर झूठ बोल सकता है। अगर झूठ बोल के उसने कहा मैं 18 साल का हूं तो उसके साथ सलूक बाद में मुकर सकता है कि नहीं मुकर सकता? मुकर सकता है। कोई बंदा अगर कह दे ये मेरा पार्टनर है, बाद में मुकर सकता है कि नहीं? वो नहीं मुकर सकता। कोई बंदा ये कह दे ये मेरा एजेंट है, बाद में मुकर सकता है कि नहीं? नहीं मुकर सकता। ये रूल ऑफ स्टॉपल है, रूल ऑफ स्टॉपल अप्लाई हो रहा है। कोई माइनर कहे मैं 20 साल का हूं, बाद में कह सकता है मैं तो 17 साल का हूं। अगर वो माइनर है वाकई 17 साल तो कह सकता है।
इसको मुकरने देंगे? इसको इस पे रूल ऑफ स्टॉपवेल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? ये तो बच्चा है जी, बच्चा है। चलिए, माइनर इन पार्टनरशिप भी हो गया। आगे माइनर इन एजेंसी। अब सुने, अब मुझे बताए, प्रिंसिपल ने किसी को एजेंट अपॉइंट किया, डीलिंग एजेंट कर रहा होगा, लेकिन किसके बिहाफ पे कर रहा होगा? प्रिंसिपल। असल में कॉन्ट्रैक्ट किसके दरमियान में हो रहा है? एजेंट और थर्ड पार्टी के दरमियान में, के प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी? तो सुनिए जरा फिर, अब माइनर एजेंट तो हो सकता है, प्रिंसिपल नहीं हो सकता। क्यों? एजेंट क्यों हो सकता है? क्योंकि एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल का हो रहा है और प्रिंसिपल कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। तो माइनर प्रिंसिपल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वह एग्रीमेंट नहीं कर सकता। तो आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। आपने एक बंदे के साथ डील की है 5 लाख, एक में 5 लाख डूबेंगे, एक में तरेंगे, मिल जाएंगे। एक आपके पास ऑप्शन ये है, ऐसे डील करे लोगों के साथ जिसमें प्रिंसिपल मेजर है, एजेंट माइनर है। दूसरे केस में प्रिंसिपल माइनर है, एजेंट मेजर है। कौन सी डील करेंगे? जिसमें प्रिंसिपल मेजर होगा, एजेंट वो डील कर ले, वो वैलिड है। यानी क्या बता रहा है? माइनर एजेंट तो हो सकता है, माइनर प्रिंसिपल नहीं हो सकता। समझ आई बात की? नहीं आई? क्या मतलब? माइनर एजेंट हो सकता है, क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट उसके नाम का होना ही नहीं है, वो तो सिर्फ मिडिल मैन के तौर पे डील करवा रहा है। असल में कॉन्ट्रैक्ट तो प्रिंसिपल के नाम का होना है। और माइनर प्रिंसिपल क्यों नहीं हो सकता? एग्रीमेंट कर ही नहीं सकता। समझे? समझे? अब आपके ज़हन में आएगा, अगर प्रिंसिपल हो जाए तो वो ट्रांजैक्शन वैलिड नहीं होती। भाईजान से मैंने कहा, भाईजान वो वुजू के बगैर नमाज नहीं होती। ये कह लगा, सर देखिए अभी होने लगी, मैं वुजू किया ही नहीं, अल्लाह अकबर। तो जब ला कहता है ना ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने ये काम किया भी ना, उसका कोई लीगल हैसियत, कानूनी हैसियत नहीं है, कानूनी हैसियत नहीं है उसकी। तो ये समझ आया? माइनर, अगर माइनर किसी प्रिंसिपल हुआ तो एग्रीमेंट क्या होगा? अब स्टूडेंट कहने का, सर एक तरफ कह रहे हैं माइनर प्रिंसिपल हो ही नहीं सकता, और एक तरफ कह रहे हैं अगर माइनर प्रिंसिपल है तो वाइड होगा। तो जब हो ही नहीं सकता तो फिर ये कंसेप्ट क्यों पढ़ा रहे हैं? तो इसका मतलब क्या है? माइनर प्रिंसिपल नहीं हो सकता, ये लॉ ने बोला है। लेकिन अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में उसे प्रिंसिपल बना दिया गया ना, वाइड होगा। लेकिन माइनर एजेंट हो सकता है। अगर एजेंट होगा तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारी किस पे आएगी वाला? प्रिंसिपल पे। माइनर तो लायबल नहीं है ना? नहीं। कुछ को बात समझ आई? अगर एजेंसी में माइनर प्रिंसिपल है तो क्या माइनर लायबल होगा? नहीं होगा। एजेंट को पकड़ेंगे, भैया तूने क्यों, प्रिंसिपल माइनर था तो तूने क्यों एजेंट बनना पसंद किया? तुझे नहीं पता कि माइनर प्रिंसिपल नहीं हो सकता? और अगर माइनर एजेंट है तो फिर ट्रांजैक्शन वैलिड होगी? और कौन लायबल होगा? बात समझ आई? एजेंसी वाली, एजेंसी वाली बात पढ़ते पढ़ते पार्टनरशिप वाली भूल गया। पार्टनरशिप वाला क्या रूल था? माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर, ही कैन बी एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। ये लो भैया, पार्टनर और एजेंसी पढ़ते पढ़ते मैं तो स्टॉपल भूल गया। स्टॉपल वाला क्या कंसेप्ट था? लो स्टॉपल माइनर पे अप्लाई, एग्जांपल से समझाएं मुझे कि अगर माइनर अब कहता है कि मैं बड़ी उम्र का हूं, असल में छोटी उम्र का है, और बाद में कह सकता है मैं माइनर हूं। यस, इन शॉर्ट माइनर झूठ बोल सकता है, उसके कोई गार्डियन या पेरेंट्स अगर कॉन्ट्रैक्ट करे माइनर के बिहाफ पे, क्या वैलिड होंगे? हाँ, अगर वो उसके बेनिफिट के लिए किए गए हैं तो वैलिड, और अगर अपने बेनिफिट के लिए किए गए हैं तो फिर वाइड है। ये समझ आई बात? ये भी एग्जांपल दी थी। अच्छा, एक मिनट है, ये देखिए, ये इधर है माइनर, इधर है मेजर, इन दोनों के दरमियान में हुआ कॉन्ट्रैक्ट, क्या माइनर लायबल है? नो। हाँ, अब सुने, ये केस हो रहा है, अब जो आपके सामने रखने लगा हूं ये केस हो रहा है।
माइनर और मेजर ने जॉइंटली एग्रीमेंट किया। जॉइंट एग्रीमेंट कौन सा होता है? जिसमें दो प्रॉमिसर या दो प्रॉमिसी हो। जॉइंट एग्रीमेंट कौन सा होता है? जिसमें दो प्रॉमिसर या दो प्रॉमिसी हो। ऊपर वाला जॉइंट एग्रीमेंट नहीं था, जिसमें एक माइनर एक मेजर था। उसमें क्या रूल है? एक माइनर हो एक मेजर हो कि कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड अगेंस्ट माइनर। ये रूल कुछ और है, नहीं समझे? हैं? वो दास्तां कुछ और थी, ये वाकया कुछ और है। ये वाकया कम और वकूआ ज्यादा है, और ये वकूआ किसके साथ हुआ? मेजर के साथ। जॉइंट प्रॉमिस समझते हैं? अगर माइनर और मेजर जॉइंटली मिलके किसी थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट करें तो हाँ, माइनर तो लायबल नहीं है, वो तो निकल जाएगा चुप करके। मेजर लायबल, वो फंस जाएगा। समझे? इंसॉल्वेंसी, क्या माइनर को इंसॉल्वेंट करार दिया जा सकता है जब वो लोन एग्रीमेंट ही नहीं कर सकता? इंसॉल्वेंट कौन होता है? जो अपना लोन वापस ना कर सके। अब जो एग्रीमेंट ही नहीं कर सकता तो इंसॉल्वेंट कैसे हो सकता है? ये चीज समझे? क्या माइनर के खिलाफ केस फाइल किया जा सकता है? नहीं। माइनर कैन सू। और आखिरी बात, एग्जामिनर की फेवरेट। इतनी चीजों में आपको बताया माइनर लायबल नहीं है। सिर्फ एक किस केस में माइनर लायबल हो सकता है, और एक और केस अभी बताने लगा हूं। अगर माइनर सख्त सर्दी, आखिरी बात 2 मिनट, उसके बाद लेक्चर खत्म। सख्त सर्दी, आज क्या तारीख है? 27 दिसंबर की रात, सख्त सर्दी, और घर में उसके हीटर नहीं है और ठंड लग रही है, उसको कांप रहा है, स्वेटर भी नहीं है, करीबी हमसाया गुजरा, उसे तरस आ गया। उसने कहा भैया तेरे लिए स्वेटर ला के देता हूँ, तेरे लिए हीटर का इंतज़ाम करता हूँ, बेफिक्र है, मैं पैसे तुमसे, बात तुम्हारी प्रॉपर्टी तो है ना, अभी प्रॉपर्टी नहीं बेच, कल कोई थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी सेल करके ना अगले हफ्ते में तो पैसे वापस मैं ले लूँगा। मैं अभी मरना ना, मैं अभी लेके आया, अभी मैं क्या लेके आया? हीटर भी लेके। हाँ। अच्छा, लेकिन अपनी उम्र तो बताओ। 16 ईयर। नहीं भाई रहने दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लेके आऊंगा। क्यों नहीं लेके आऊंगा? क्योंकि माइनर है और मैं रिकवरी कर ही नहीं सकता, हमसाया नहीं कुछ ले आके। ऐसे ही होगा ना भाई, आप भी होंगे तो मेरा ख्याल है शायद खाना शाना पूछ ले, ऐसे नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हो सकता है कुछ लोग ऐसे करें। इसलिए लॉ ने एक एक्सेप्शन रखी है, अगर आप माइनर को नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सप्लाई करें, क्या लग्जरीज नहीं, तो उसके पैसे रिकवर करवा सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी में से, फिर माइनर की प्रॉपर्टी लाइबल होगी। फिर माइनर, अगर माइनर की प्रॉपर्टी है तो लाइबल। शर्त क्या है? माइनर की प्रॉपर्टी हो। दूसरी शर्त क्या है? आपने नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सप्लाई की। हाँ, तीसरी शर्त क्या है? कि रीजनेबल प्राइस रिकवर करें। माइनर है, इसको मैंने आईफोन लेके दे दिया, क्या रिकवरी करवा सकता हूं? क्यों नहीं करवा सकता? नेसेसिटी नहीं है। नेसेसिटी क्या होता है? रोटी, कपड़ा और मकान और मेडिकल, एजुकेशन, ये इंटरनेट, बस कर दे, बस इतना काफी है। ये नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है। अब मैं कोड लेके आया उसके लिए, मुझे पता चल गया नेसेसिटी। अब मुझे बताइए लीगली मुझे उसके लिए कोड लेके आना चाहिए कि नहीं? मैं उसके लिए कोड लेके आया, कोड की कीमत थी 10 लाख रुपए। क्या लगा था? हीरे के बटन लगे थे। कोड की कीमत 10,000 है, हीरे के बटन की कीमत 9,90,000 है। अब बताइए मुझे कितनी प्राइस मिलेगी? लग्जरी। अब हीरे के बटन लग्जरी है, उसकी प्राइस नहीं मिलनी। कोड नेसेसिटी है, इसकी प्राइस मिलेगी, समझे? लेकिन प्राइस भी कब मिलेगी? अगर माइनर की प्रॉपर्टी होगी। अगर माइनर की प्रॉपर्टी नहीं है ना, कुछ नहीं मिलना। फिर स्वाब तो मिलेगा, वो कहीं नहीं गया, लेकिन ला आपको पता है वो स्वाब डिस्कस है। भाई कुछ समझ आई? सारी बातें छोड़े, मुझे नेसेसिटीज वाली कंसेप्ट बताएं। आईकैप का फेवरेट कंसेप्ट, ये समझ आया? नेसेसिटी मिलेगी, लग्जरी नहीं मिलेगी। 3 शर्तें हैं। क्या? नेसेसिटी ऑफ लाइफ सप्लाई करें,
रीजनेबल प्राइस माइनर की प्रॉपर्टी क्या? नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, रीजनेबल प्राइस माइनर की प्रॉपर्टी क्या? नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, रीजनेबल प्राइस माइनर, बोलते जाएं छुट्टी करते जाएं क्या? नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, रीजनेबल प्राइस प्रॉपर्टी। नेसेसिटीज ऑफ रिकवरी का रूल कंडीशन क्या है रिकवरी की? माइनर से रिकवरी की कंडीशन क्या है? नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, रीजनेबल प्राइस, माइनर की प्रॉपर्टी। और माइनर से रिकवरी की कंडीशन क्या है? नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, रीजनेबल प्राइस, माइनर प्रॉपर्टी। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, रीजनेबल प्राइस, माइनर की प्रॉपर्टी। बोले और छुट्टी करते जाए, अगले टीचर इंतजार कर रहे होंगे आपके, बोलते भी जाए क्या? अरे बोल ओ बोल ओ चल निकल गया आगे और बोल। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, रीजनेबल प्राइस, प्रॉपर्टी। नेसेसिटीज, रीजनेबल प्रॉपर्टी, नेसेसिटी, रीजनेबल प्रॉपर्टी। ऊंची ऊंची बोल बहन, ऊंची ऊंची ऊंची। नेसेसिटी, रीजनेबल प्राइस, माइनर। तीन कंडीशन पूछेगा जरूर पूछेगा आपसे, और आपने तीनों कंडीशन बतानी है। एग्रीड? चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।